नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे ग्रेटर नोएडा से आ रही खबर के साथ। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़े हादसे की खबर मिल रही है। 2 मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैकड़ों कर्मचारियों का कंपनी के बाहर हंगामा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखिए आप। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना इलाके का यह मामला है। बॉयलर फटने से हादसा हुआ है, 2 मजदूर घायल और आप देखिए हंगामा यहां पर मजदूरों का। लोग आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस फोर्स वहां पर बड़ी संख्या में बुला ली गई है। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी फैक्ट्री में बॉयलर फटा है। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैकड़ों कर्मचारी कंपनी के बाहर हंगामा कर रहे हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है, ये भी आप बहुत साफ देख सकते हैं। समझाने बुझाने की कोशिश, गुस्से में वहां पर लोग। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल, सैकड़ों कर्मचारी कंपनी के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। इकोटेक फर्स्ट थाना इलाका जिसमें ये फैक्ट्री मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये बॉयलर कैसे फटा, कब फटा? अभी जो 2 घायल मजदूर हैं, जो गंभीर रूप से घायल कहा जा रहा है, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, ये बीती रात की घटना है। जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, बॉयलर फटा है। फटने से जो है 2 कर्मचारियों की जो है गंभीर रूप से घायल हुए, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जो बॉयलर था उसमें जो कैमरे का लेंस होते हैं उसको चेक किया जाता है उस टेम्परेचर पर कि ये कैमरे का लेंस और कैमरा जो है वो सही है या नहीं है। उसी दौरान जो है वो कैमरे के लेंस को चेक कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद से ही जब जो अन्य कर्मचारी थे, इसकी जानकारी उनको हुई तो उन्होंने जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि शिफ्ट अभी चेंज होना था। तो और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो है पूरी कंपनी के अंदर जो है जो शोर शराबा किया कि उनकी स्थिति क्या है। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनका ये भी कहना है कि इनमें से एक कर्मचारी जो है उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि वो अभी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस का कहना है कि वो उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, अभी किसी की मौत नहीं है। लेकिन इनका कहना है जो कर्मचारी इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनमें से एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है, क्योंकि लहूलुहान स्थिति में वहाँ पर था। उसके सर पे, शरीर पर गंभीर चोट के निशान है, गंभीर चोट आई है। तो उसको लेकर के जो कर्मचारी हैं कह रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी मौत नहीं हुई है, वो गंभीर रूप से घायल है, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद से ही जो है लोग हंगामा कर रहे हैं। उसके मुआवजे की मांग को लेकर कुछ इनकी मांगे हैं, उसको लेकर जो है जो मजदूर हैं वो मांग कर रहे हैं। लेकिन भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। एडीसीपी, डीसीपी, एसीपी, तमाम कई थानों की फोर्स जो मौके पर लगाई गई है। जो भी ठीक है रविंद्र, आप कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि एक मजदूर की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस डिनाई कर रही है। शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर है, प्रयागराज में गंगा नदी में फिर से हादसा हुआ है। फाफामऊ घाट रैपिड एक्शन फोर्स के जवान समेत 4 लोग डूब गए। गंगा में नहाते वक्त यह हादसा हुआ है। 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 1 की तलाश जारी है। प्रयागराज में एक और हादसा। मोहम्मद मोइन हमारे प्रयागराज संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बताइए मोइन, आपको जानकारी क्या मिल रही है इस हादसे के बारे में? देखिए, ये फाफामऊ घाट का मामला है। आज सुबह रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उमेश कुमार अपने बेटे, बेटी और पड़ोसी अभिनव सिंह के साथ जो है वो शिवकुटी का जो इलाका है वहां पर गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। और वहां पर जो है इन सारे लोग जो है गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक जो है वो चारों गहरे पानी में चले गए। 3 लोगों के शव, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान उमेश कुमार है, उनका बेटा विवेक और पड़ोसी अभिनव सिंह, इन 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बेटी स्वीटी के शव की तलाश जारी की जा रही है। और इस पूरी घटना से हड़कंप मचा हुआ है। और जो सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए गंगा के घाटों पर, उस पर फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पिछले अगर हम 1.5-2 महीने की बात करें तो इस तरीके के तकरीबन 1 दर्जन हादसे हो चुके हैं, जिसमें 30 से 35 लोगों की जान जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से नए सिरे से जो है सुरक्षा इंतजामों को लेकर समीक्षा किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों की जो जिंदगी है उसे महफूज किया जा सके। बेशक मोइन, शुक्रिया आपका। गंगा में नहाते वक्त हादसा हुआ है। 30 से 35 लोगों की जान पिछले कुछ समय में गई है।
जैसा कि मोइन अभी बता रहे हैं, अभी फिलहाल जो हादसा हुआ है उसमें 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एक की तलाश अभी भी जारी है और इसमें रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान भी है। प्रयागराज में फाफामऊ में यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट। नेपाल की सीमा से लगे जिलों के मदरसों की जांच शुरू हुई है। मदरसों की आय के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 सदस्यों की 2 टीमें इस काम को करेंगी। 13 जुलाई तक मदरसों की आय की जांच पूरी होगी। नेपाल सीमा के 9 जिलों के मदरसों की जांच। बलरामपुर में आज और कल मदरसों की जांच की जाएगी। 19 और 20 जून को सिद्धार्थनगर के मदरसों की जांच होगी। 20 और 21 जून को पीलीभीत के मदरसों की जांच होगी। 26 और 27 जून को मऊ के मदरसों की जांच होगी। 3 और 4 जुलाई को बहराइच के मदरसों की जांच होगी। 5 और 6 जुलाई को आजमगढ़ के मदरसों की जांच की जाएगी। इस तरीके से 13 जुलाई तक सारे मदरसों की जांच की जाएगी। आइए आपको कुछ और तथ्य बताते हैं विस्तार से। मदरसों की आय की जांच, सीक्रेट फंडिंग से जो सच खुलेगा उसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बता रहे हैं। नेपाल की सीमा से लगे जिलों के मदरसों की जांच शुरू होगी। मदरसों की आय के स्रोत का पता लगाने के लिए ये जांच की जा रही है और इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 सदस्यों की 2 टीमें बनाई गई हैं। इनको 13 जुलाई तक अपनी जांच पूरी करनी होगी। नेपाल सीमा के जो 9 जिले हैं उनके मदरसों की जांच की जानी है और बलरामपुर में आज और कल मदरसों की जांच की जाएगी। सबसे पहले बलरामपुर में, फिर 19 और 20 जून को सिद्धार्थनगर के मदरसों की जांच होगी। 20 और 21 को पीलीभीत में, 26 और 27 जून को मऊ के मदरसों की जांच होगी। ऐसे 3 और 4 जुलाई को बहराइच के मदरसों की जांच होगी। 5 और 6 को आजमगढ़ के मदरसों की जांच होगी। 10 और 11 को श्रावस्ती में, 12 और 13 जुलाई को लखीमपुर खीरी के मदरसों की जांच की जाएगी। 2 टीमें इस काम को करेंगी और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस जांच के बारे में और विस्तार से बताएंगे। 13 जुलाई तक का विवेक, इन मदरसों की जांच को पूरा किया जाना है और हर जिले में 2 दिन ये जांच टीमें मदरसों की जांच करेंगी। तो जांच में ये देखेंगे क्या? राजेंद्र, मदरसों में सबसे खास बात यह है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ पे विदेशी फंडिंग हो रही है। फंडिंग ज़कात के जरिए आती है, कैसे आती है, कौन से सोर्सेस हैं, किन किन देशों से आती है और उसका इस्तेमाल क्या होता है। यानी जो विदेशों से पैसा आ रहा है, ज़कात के लिए आ रहा है, वो आखिर किन मदों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़रूरी यह है कि मदरसों की स्थितियाँ देखी जाएंगी क्योंकि बॉर्डर पे जितने भी मदरसे हैं ज़्यादातर टिन शेड पे चल रहे हैं। टिन शेड पे चलने वाले मदरसों में अगर पैसा आ रहा है तो अगर टिन शेड नहीं हटा के वहाँ पक्के निर्माण कार्य नहीं कराए जा रहे हैं तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है। वहाँ छात्रों की संख्या कितनी है, जो शिक्षक हैं वो कितने हैं, उनकी सैलरी में कितना रुपया जाता है, छात्रों की पढ़ाई में और अन्य खर्चों में जो संसाधन जुटाने के लिए कितना पैसा जाता है। ये फंडिंग से पैसा जो आ रहा है क्या उसी वाकई में उसी मद में इस्तेमाल हो रहा है या इनका उद्देश्य कुछ और है। जो बॉर्डर पर मदरसे हैं वो उनका उद्देश्य कुछ और है क्योंकि वहाँ तमाम ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ पिछले दिनों देखी गई हैं। ये देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हुआ था गोरखपुर में, वहाँ पर मंदिर पे हमला हुआ था, एक संदिग्ध जो केमिकल इंजीनियर था वो आया था, वो भी इन्हीं बॉर्डर के मदरसों में कई दिनों तक ठहरा था। और तमाम ऐसे, चूँकि जो टेरर फंडिंग है उसके आरोप लग रहे हैं कि मदरसों के जरिए टेरर फंडिंग होती है, अवैध असलहों की खरीद फरोख्त होती है और उनका भंडारण भी होता है। यहाँ से अवैध असलहे विदेशों के रास्ते, जो नेपाल के रास्ते से आते हैं विदेशी असलहे, वो वहाँ पर किन्हीं ना किन्हीं मदरसों में रखे जाते हैं और वहाँ से फिर आगे यूपी और आगे देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाते हैं। ये ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी था, पिछले साल करीब 8,500 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हुई थी और अब एक बार फिर से ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है जहां पर फंडिंग हो रही है, विदेशी फंडिंग, और उसका कोई जो लेखा जोखा है वो कोई प्रस्तुत नहीं कर सका है। ऐसे 9 जनपद हैं बॉर्डर से लगे हुए। महाराजगंज सबसे संवेदनशील माना जाता है और उसकी जांच पूरी हो चुकी है। 8 और जनपदों की जांच बाकी है। जो महाराजगंज की जांच है वो रिपोर्ट यहाँ के जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, उनके पास पहुँच चुकी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन जो बाकी मदरसे हैं, 8 बाकी जनपद हैं, 8 जनपदों के मदरसे, उनकी जाँच होनी है और 13 जुलाई को ये रिपोर्ट, यानी 13 जुलाई तक सभी अधिकारियों को अपनी जांच पूरी करके ये जाके मौके पर जाएंगे, सभी जिलों में घूमेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे, मदरसों के जो संचालक हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके बैंक रिकॉर्ड्स, अगर कोई बैंक रिकॉर्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कई मदरसे ऐसे हैं गैर मान्यता प्राप्त जिनका कोई खाता ही नहीं है, बैंक खाता ही नहीं है। वो ठीक है विवेक, तो कुल मिलाकर ये बड़ी जांच होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि सच
निकलकर सामने आएगा, तथ्य सतह पर आएंगे और सबके जानने के लिए उपलब्ध होंगे। बहुत धन्यवाद आपका विवेक त्रिपाठी तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, संभल से खबर है। मदरसों में योग पर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। मदरसों और दरगाह में योग दिवस का बॉयकॉट किया गया है। मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए। मदरसों और दरगाह में योग दिवस की क्या आवश्यकता है, ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, संभल से सपा के सांसद हैं। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, विवाद खड़े करते हैं। अब की बार उन्होंने योग दिवस पर हमला बोला है, कहा है कि मदरसों और दरगाह में इसकी आवश्यकता ही क्या है, वहां पर उस दिन तालीम दिवस मनाना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क का बयान, कह रहे हैं मदरसों और दरगाह में योग दिवस की आवश्यकता क्या है, तालीम दिवस मनाया जाए 21 जून को। मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए, ये मशवरा पेश किया है शफीकुर रहमान बर्क ने। बड़ी खबर संभल से, मदरसों में योग दिवस पर शफीकुर रहमान बर्क ने यह बड़ा बयान दिया। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस मनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है। लखनऊ से खबर है, शफीकुर रहमान बर्क पर बासित अली ने पलटवार किया है। सपा सांसद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। सपा सांसद नहीं चाहते कि मदरसे आगे बढ़े, इसीलिए उलूल जुल बयान देते रहते हैं सपा सांसद। ये बयान है बासित अली का। बासित अली का पलटवार शफीकुर रहमान बर्क के ऊपर। वो कह रहे हैं कि सपा सांसद मदरसे आगे बढ़े ऐसा चाहते नहीं है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब लैपटॉप देने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में जो दर्द होता है, वो दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं कि वोट बैंक का दर्द है। योग रखे निरोग और तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। योग न किसी धर्म का मुद्दा है, न पार्टी का। योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान, खासतौर से मदरसों के बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मदरसों में योग को लेकर सियासी घमासान बढ़ गया है। शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हमारे साथ हैं। बासित जी, सपा सांसद बर्क ने बयान दिया है योग को लेकर, जो मदरसों में योग की तालीम देने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों को किस तरह से पिछड़ा रखा जाए, उनको अनपढ़ रखा जाए, किस तरह से उनको दुनिया के साथ चलने से रोका जाए, लगातार इसी के लिए कोशिश करती रहती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते, केवल लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। लेकिन आज जब मदरसों के अंदर योग की बात है, जब स्कॉलरशिप की बात है, गरीबों को मकान देने की बात आती है, तो उनको दर्द होता है। और वो लगातार जो मुसलमानों को भटकाने, लटकाने और बहकाने का काम करते आए थे, अब मुसलमान उनके चक्कर में नहीं आने वाला है। इस बार योग दिवस पर जब पूरी दुनिया योग कर रही है, मदरसे के बच्चे भी योग करेंगे, निरोग रहेंगे और तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ऐसा आपने लगातार सुना होगा। मदरसों के अंदर योग हो और मदरसों के अंदर बच्चे भी तंदुरुस्त रहें, वो लगातार योग के साथ चलें, लगातार वर्जिश करें, तो इसकी जो लोग बुराई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। एक तरह से उनका जो इशारा है वो ये है कि जो सरकार है वो चीज़ें थोपने का प्रयास कर रही है। इसके पहले राष्ट्रगान को लेकर भी तमाम बवाल हुए थे और भी तमाम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। अब योग की बातें करें कि ये दीनी तालीम का हिस्सा नहीं है। योग करने से कोई दीनी तालीम ख़त्म नहीं हो जाती है और ना दीनी तालीम रुक जाती है। योग करने से दीनी तालीम और अच्छी हो सकती है। और दीनी और दुनियावी तालीम भारतीय जनता पार्टी, जब प्रधानमंत्री हमारे
मैं बच्चों के हाथ में, मुसलमान बच्चों के हाथ में एक में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, जब कहते हैं तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो आगे बढ़ती है, वो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने आप को ठगा महसूस करती हैं कि जब हम सत्ता में थे हमने कुछ किया नहीं इनको पीछे रखने के अलावा। आज जब भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सक्यूज में बड़ी हिस्सेदारी देती है, जब उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, तो इन लोगों को इस बात का दुख होता है। बहुत शुक्रिया। कुंवर बासित अली जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि मदरसों में जो योग की पाठशाला चलाई जाएगी वो दीनी तालीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है, चूँकि योग स्वस्थ तन और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए ज़रूरी है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान इस बयान पर और ज़्यादा हमें जानकारी देंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उबैद, शफीकुर रहमान बर्क कोई पहली बार इस प्रकार का बयान नहीं दिया है उन्होंने, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अब की बार उन्होंने योग दिवस पर बयान दिया है और बायकॉट की बात कही है, तो सिर्फ बयान दिया है या इससे आगे बढ़ के भी वो कुछ कर रहे हैं? देखिए, चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 20% है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि योग कोई बुरी चीज नहीं है। योग सुबह सवेरे पहलवानी या योग या एक्सरसाइज जो है अपने घर से करके जाना चाहिए। मदरसों में या ऑफिसेज में ये काम नहीं होना चाहिए। वहां पर मदरसों में पढ़ाई होनी चाहिए, ऑफिसेज में सरकारी कार्य होने चाहिए और सुबह सवेरे ये काम अपने घर से करके जाना चाहिए। पहले लोग पहलवानी करते थे, अखाड़े होते थे, कुश्ती होती थी। तो शफीकुर रहमान बर्क का सीधा सीधा जो निशाना है वो योग पर इसलिए है कि भाजपा इसको योग दिवस के रूप में जब मना रही है, तो जाहिर सी बात है शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार जिस तरह से पिछले चुनाव हुए हैं और कई जगह नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जहां पर भाजपा कभी जीतती नहीं थी, मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया और जीत कर आई, तो इस बार मुस्लिम मतदाताओं पर नजर इन दोनों दलों की खास तौर पर है। और बहुजन समाज पार्टी की भी अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव को मद्देनजर जो है इस प्रकार की बातें की गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका उबैदुर रहमान। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बसपा की नई रणनीति है। नए नेता बनाने बसपा ने नई योजना पर काम शुरू किया है। बसपा अब पार्टी के अंदर ही नए नेता बनाने का, तैयार करने का काम करेगी। अपने क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। अपने इलाके में पकड़ रखने वाले नेताओं पर बसपा का फोकस रहेगा। अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी पकड़ वाले नेताओं की तलाश के निर्देश दिए गए हैं और बसपा की बैठकों में अच्छी पकड़ वाले नेताओं को बोलने का मौका भी दिया जाएगा। नेताओं का काम देखते हुए बसपा में उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा। जेल में परिजनों से मिलने के लिए मुख्तार अंसारी तड़प रहा है। मुख्तार ने कोर्ट से बेटे और बहू से बात करने की गुहार भी लगाई है। अलग अलग जेलों में बंद हैं मुख्तार के बेटे और बहू। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। बहू निखत अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है और बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। फर्जी एम्बुलेंस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी। जेल में क्यों तड़प रहा है माफिया मुख्तार अंसारी, समझिए। माफिया मुख्तार अंसारी बेटे और बहू से मुलाकात के लिए गुहार लगा रहा है कोर्ट से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्तार ने कोर्ट में इस बात की गुहार लगाई। दूसरी जेल में बंद है बेटा अब्बास अंसारी और निखत से बात कराने की मांग है मुख्तार अंसारी की। बेटे अब्बास और निखत से बातचीत नहीं करने से मुख्तार अंसारी परेशान है। अब्बास और निखत के जेल जाने के बाद से मुख्तार की बातचीत भी नहीं हो पाई है। संजीव जीवा के मारे जाने के बाद से भी मुख्तार अंसारी खौफ में है। मुख्तार इससे पहले जेल में कुरकुरे और बिस्किट की भी मांग कर चुका है। बांदा जेल में फिलहाल बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। उसका बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। अब्बास की पत्नी निखत चित्रकूट की जेल में बंद है। बेटे और बहू से मुलाकात के लिए मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट से कहा है और दूसरी जेल में बंद बेटे से बात कराने की मांग की है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी साहब की पेशी हुई। मुख्तार अंसारी से बांदा में आज पुलिस ने 161 CRPC का बयान दर्ज किया और उन्होंने बताया कि ईडी भी आई थी जांच के लिए और मुख्तार अंसारी साहब की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उस प्रार्थना पत्र में ये प्रार्थना की गई है
कि उनकी बहू निकाहत अंसारी जो अन्य जेल में है और पुत्र अब्बास अंसारी दूसरी जेल में है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से संवाद कराया जाए, जो जेल मैनुअल के अनुसार विधिक है। हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो और ज़्यादा जानकारी देंगे इस प्रार्थना पत्र के बारे में और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुहार लगाई है मुख्तार अंसारी ने, उसके बारे में बताइए सतीश। देखिए, ये मामला जो है बाराबंकी की कोर्ट में चल रहा है और जो मुख्तार अंसारी डॉन जो है, जिनका जो है इस समय चर्चा में चल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जो बांदा जेल में बंद है, उन्होंने जो है कोर्ट से गुहार लगाई है और जो उनके बेटे हैं, बहू है, उनसे जो है बातचीत करने के लिए उन्होंने कोर्ट को अर्जी दिया है और उनसे बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उनके जरिए वो बातचीत करना चाहते हैं। उनके अधिवक्ता ने जो है ये जानकारी दिया है और उन्होंने बताया है कि मुख्तार अंसारी ने उनसे इसलिए कहा है क्योंकि जो लखनऊ में उनका मामला चल रहा था, तो ये संदेशा जो है लखनऊ के जो अधिवक्ता है उन तक ये मैसेज पहुंचा दे। उनके अधिवक्ता है बाराबंकी के रणजीत सुमन ने जानकारी मीडिया को दी है कि मुख्तार अंसारी अपने बेटे, बहू और अपने भाई जो जेल में बंद। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी खबर के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।